गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है उसमें अपन आगे की गति के बारे में विचार करने वाले हैं। पिछली जो हमने जो वीडियोस देखे थे, पिछले जो लेक्चर्स थे, उसमें हमने गति के बारे में अध्ययन किया था। तो दो प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन किया था, या तो किसी सरल रेखा में समतल में गति या किसी ऊर्ध्वाधर तल में गति। दोनों ही प्रकार की गतियों में जो गति थी वो कैसी थी, किसी सरल रेखा में होने वाली गति थी, चाहे वो क्षैतिज तल में हो चाहे वो ऊर्ध्व तल में हो। आज हम इसके आगे का अध्ययन करने वाले हैं। अब हम गति के बारे में विचार करेंगे। कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि वो केवल एक दिशा में गति ना करते हुए एक साथ दो दिशा में गति करे, तो ऐसी जो गति होती है वो किसी तल में गति कहलाती है। और चूंकि दो दिशाएं हैं इसलिए इसको बोलते हैं हम द्विविमीय गति। क्या कहलाती है वो? द्विविमीय गति। तो आज हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो द्विविमीय गति के बारे में करने वाले हैं। एक विमीय गति मतलब ऐसी गति जिसमें केवल और केवल एक ही निश्चित दिशा हो, चाहे वो सरल रेखा में क्षैतिज तल में हो चाहे सरल रेखा में ऊर्ध्व तल में हो। तो जैसे उदाहरण के तौर पे अब तक हम जो पढ़ते हुए आए हैं उसमें कोई मूल बिंदु O है, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। तो या तो वस्तु इस दिशा में गति करती थी, एक्स अक्ष में आगे जाएगी या एक्स अक्ष में पीछे आएगी, या इस दिशा में गति करती थी, या तो वस्तु ऊपर जाएगी या वस्तु नीचे गिरेगी। तो इस प्रकार की जो गति होती है वो कहलाती है हमारी एक विमीय गति। कौन सी गति कहलाती है? एक विमीय गति। आज के वीडियो में हम जिसके बारे में पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है वो टॉपिक है कि कोई वस्तु एक साथ दो दिशाओं में गति करे। एक साथ कितनी दिशा में गति करे? दो दिशा में गति करे। तो इस प्रकार की गति को हम कहेंगे द्विविमीय गति। कौन सी गति कहलाएगी? द्विविमीय गति। तो उदाहरण के तौर पर जैसे हम देख सकते हैं कि कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, किसी मैदान में खेलता है, बॉलर ने उसको बॉल को फेंका, बैट्समैन ने उस बॉल को हिट किया, और जैसी बॉल हिट करती है बल्ले से टकराती है, तो बल्ले में से जैसी बॉल टकराती है तो हवा में उड़ती है, किसी न किसी दूरी पर जाकर गिरती है। तो विचार कीजिए इस गति में क्या होता है कि बॉल की गति कैसी है, तो हवा में भी कुछ ना कुछ उठ रही है और क्षैतिज दिशा में कोई ना कोई दूरी आगे बढ़ रही है। तो इस प्रकार की गति होती है। ऐसी फुटबॉल की हम गति मान सकते हैं, किसी फुटबॉल को किक मारा किसी खिलाड़ी ने तो हवा में बॉल उड़ती है और जाकर गिरती है। आप पत्थर का उदाहरण मान सकते हो, आपने पत्थर हाथ में लिया और फेंक दिया तो किसी न किसी ऊंचाई को भी प्राप्त करेगा और साथ ही साथ क्षैतिज दिशा में भी किसी न किसी दूरी को भी प्राप्त करेगा। तो ऐसी जो गतियाँ जिसमें एक साथ गति वस्तु इस प्रकार करे कि उसकी दिशाएं कितनी हो? दो हों, तो ऐसी दिशा गति को हम कहते हैं द्विविमीय गति। अभी हमने जो उदाहरण पढ़े थे वो लगभग एक समान थे। इसमें एक दूसरा उदाहरण हम और समझ सकते हैं, वो क्या है कि जैसे हम पंखे के बारे में विचार करें तो उदाहरण के तौर पे पंखा हमारे घरों में लगा हुआ है, उसकी पंखड़ी है, ये ब्लेड है। अब पंखा जब जैसे चलता है तो ये जैसे हमने माना ये कमरा है, इस कमरे की ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी। तो जैसी पंखड़ी घूमेगी तो चौड़ाई में भी गति करेगी और फिर लंबाई में भी गति करेगी। तो चौड़ाई में भी आगे बढ़ती है, फिर लंबाई में भी गति करती है। तो इस प्रकार जब वस्तु गति करती है तो एक साथ कमरे की लंबाई और चौड़ाई दोनों को कवर करे, तो ये भी एक साथ दो दिशाएं हो गई। लेकिन यहाँ पर जो गति है उसमें एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर घूमते हैं, इसलिए इस गति को कहते हैं वृत्तीय गति। क्या कहते हैं? वृत्तीय गति। तो जो हमारी द्विविमीय गति है उसमें दो प्रकार की गतियों के बारे में विचार किया जाना है। तो पहली जो गति है जिसके बारे में अभी मैंने आपको उदाहरण देकर बताया था, फुटबॉल की गति, क्रिकेट बॉल की गति, तो क्षैतिज और ऊर्ध्व दिशा दोनों में एक साथ गति करे, तो इस प्रकार की जो गति है वो हमारी कहलाती है प्रक्षेप्य गति। और दूसरी प्रकार की गति है वो कहलाती है हमारी वृत्तीय गति। तो द्विविमीय गति में एक है जिसमें किसी तल में गति होती है तो उसको बोलते हैं प्रक्षेप गति, और इसमें एक बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर गति होती है तो वो कहलाती है वृत्तीय गति। आज के वीडियो में हम प्रक्षेप गति इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो प्रक्षेप गति क्या है? तो प्रक्षेप गति अगर परिभाषा कहना चाहें तो परिभाषा क्या है कि जब कोई वस्तु किसी तल में इस प्रकार गति करे कि एक साथ क्षैतिज दिशा और ऊर्ध्व दिशा में गति करे, एक साथ ही उसकी जो गति प्रारंभ हो, यहाँ से हमने किसी वस्तु को फेंका और वो क्षैतिज दिशा में भी जाएगी और ऊर्ध्व दिशा में भी जाएगी, यानी हवा में ऊपर भी गई और आगे भी बढ़ी। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? प्रक्षेप्य गति। ठीक है। अब प्रक्षेप गति के बारे में अपने को यहाँ पर अध्ययन करना है। तो क्या है? तो हमने माना कि एक कोई वस्तु है किसी एक्स वाई तल में, उसका जो मूल बिंदु है O, वहाँ से फेंकी जाती है
यहाँ से हमने इसको फेंका तो ये कोई ना कोई इसका वेग हो गया, हमने मान लिया यू वेग से इसको फेंका है। किसी न किसी कोण पर फेंका है तो ये कोण स्थिति हमने मान ली थीटा। कहाँ से मानी? एक्स अक्ष से। तो ये जो कोण थीटा है इसका मान कैसा होगा? 90 डिग्री से तो छोटा होगा और 0 डिग्री से क्या होगा? बड़ा। तो ये जो कोण है वो 0 से 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, कम से कम 0 डिग्री और अधिक से अधिक 90 डिग्री। सामान्यतः 0 और 90 के मध्य में रहता है। तो इस कोण पर जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये वस्तु एक साथ क्षैतिज दिशा यानी एक्स अक्षीय दिशा में भी चलती है और ऊर्ध्व दिशा यानी वाई अक्षीय दिशा में भी चलती है। तो हम देखते हैं कि वस्तु हवा में ऊपर भी जा रही है और आगे भी जा रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये वेग का कोई ना कोई ऐसा हिस्सा है, ऐसा भाग है जो उसको एक्स अक्षीय दिशा में ले जा रहा है। ठीक इसी प्रकार इसका वेग का कोई ना कोई भाग इसको वाई अक्षीय दिशा में ले जा रहा है। तो इनको बोलते हैं इसके वेग के घटक। क्या कहलाते हैं? वेग के घटक। तो एक्स अक्षीय दिशा में ले जाता है उसको कहते हैं क्षैतिज घटक, और जो ऊर्ध्व दिशा में ले जाता है ऊपर की ओर वाई अक्षीय दिशा में उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। तो ये जो है इस दिशा में वो कहलाता है क्षैतिज घटक। इधर ले जाता है वो उसका कहलाता है ऊर्ध्वाधर या ऊर्ध्व घटक। तो एक हो गया क्षैतिज घटक, एक हो गया ऊर्ध्व घटक। तो क्षैतिज घटक इसको एक्स अक्ष पर ले जाएगा और ऊर्ध्व घटक इसको वाई अक्ष पर ले जाएगा। अब इसको गणितीय रूप से कैसे प्रदर्शित करते हैं? है तो वेग, यू वेग यानी प्रारंभिक वेग इससे फेंका है तो यू है एक्स अक्षीय दिशा में तो एक्स लगा दिया यू एक्स, और ऊपर की ओर है तो उसको हमने क्या लगा दिया? यू वाई। तो क्षैतिज दिशा में जो घटक हो गया वो तो हो गया यू एक्स, ऊर्ध्वाधर दिशा में हो गया वो क्या हो गया? यू वाई। अब ये यू एक्स और यू वाई के मान क्या होंगे उसकी अब हम थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। तो ध्यान कीजिए, हमने जो डायग्राम बनाया है वो इस प्रकार का बनाया है। ये यू है, इस दिशा में कितना है? यू एक्स, और इस दिशा में कितना है? यू वाई। कोण कितना है? यहाँ से थीटा, ये मूल बिंदु ओ है। ठीक है। अब इस डायग्राम को हम इस प्रकार बना सकते हैं क्या कि हमने यहाँ से एक लंब डाल दिया, एक यहाँ पर लंब डाल दिया, तो जो लंब डाला तो उससे हमको एक समकोण त्रिभुज प्राप्त होगा। ध्यान दीजिए, ये कोण थीटा है, यहाँ से लंब डालेंगे तो ये लंब की स्थिति हो जाएगी। ये लंब यू वाई के समांतर है तो ये क्या हो जाएगा? यू वाई। और ये जो दिशा है ये कितना है? यू एक्स। लंब डाला है तो कोण कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें लंब का मान तो यू वाई और आधार का मान यू एक्स। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है, वो क्या हो जाएगी? यू। तो लंब यू वाई, आधार यू एक्स और कर्ण यू। अब इनका उपयोग करते हुए एक समकोण त्रिभुज का उपयोग करेंगे हम। समकोण त्रिभुज के बारे में हम विचार कर सकते हैं। तो हमने पढ़ रखा है अभी 9वीं 10वीं क्लास में एक चीज गणितीय रूप में जिसको बोलते हैं हम त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति से हमने पढ़ रखा है कुछ घटक, उनके फलन है। जैसे पहला फलन है हमने साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण, ये होता है। लंब देखिए, अब इस त्रिभुज में लंब देख कितना है? तो ये लंब है इसमें यू वाई, और कर्ण कितना है? यू। तो यू वाई बटे यू किसके बराबर हो गया? साइन थीटा। क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यू वाई का मान यू साइन थीटा। तो u और थीटा के पदों में हमको क्या मान मिल गया? यू वाई का मान। इसी प्रकार दूसरा जो फलन है वो है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब इस चित्र में देखेंगे तो आधार क्या है? तो आधार है इसमें यू एक्स और कर्ण कितना है? यू। फिर क्रॉस गुणा किया तो यू एक्स का मान आ जाएगा यू कॉस थीटा। तो जो क्षैतिज घटक है हमारा यू एक्स, उसका मान हमको कितना प्राप्त हुआ? उसका मान प्राप्त हुआ हमको यू कॉस थीटा। और ऊर्ध्व घटक है उसका मान कितना प्राप्त हुआ? उसका मान प्राप्त हुआ हमको यू साइन थीटा। तो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा, इस प्रकार हम यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा दोनों के बारे में विचार कर सकते हैं। तो ये दोनों मान हमको प्राप्त हो गए। बात समझ में आई यहाँ तक? अब इसको देखिए, इसके आधार पर जो हमने गणनाएँ की हैं तो उस गणना में हमको क्या मिला? एक तो क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्व घटक। क्षैतिज घटक हमको प्राप्त हुआ यू एक्स और ऊर्ध्व घटक हमको प्राप्त हुआ यू वाई। जहाँ यू एक्स का मान कितना है? यू कॉस थीटा और
यू वाई का मान कितना है, इसका मान है यू साइन थीटा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। चलिए अब विचार करते हैं कि ये वस्तु गति करते हुए रास्ते में अलग अलग बिंदुओं पर जाती है, तो रास्ते में इसका कोई बिंदु P है, ये कहीं पर भी हो सकता है, O से लेकर अंत में कहीं पर भी हो सकता है। तो एक बिंदु P की कल्पना करते हैं जिसके निर्देशांक x और y है। इसका अर्थ क्या हुआ कि P बिंदु की जो यहाँ से हमने लंब डाल दिया, एक लंब ये डाल दिया, तो ये तो हमने मान लिया A, इस बिंदु को मान लिया B। तो O से लेकर A तक की दूरी, इसका कोऑर्डिनेट x हो जाएगी, और O से लेकर B तक की जो दूरी है इसका कोऑर्डिनेट कितनी हो जाएगी, y। बात समझ में आ गई। तो x दूरी और ये y दूरी। हमने माना यहाँ तक पहुँचने में इसने समय खर्च किया t। कितना समय खर्च किया, t समय P बिंदु पर पहुँच दिए। तो ध्यान दीजिए, हमने किसी वस्तु को फेंक दिया, तो फेंक दिए तो एक हिस्सा तो इसको x अक्ष की दिशा में ले जा रहा है, एक हिस्सा y अक्ष की दिशा में ले जा रहा है। जो हिस्सा इसको y अक्ष की दिशा में ले जा रहा है वो पृथ्वी से ऊपर की ओर ले जा रहा है। इसका मतलब है पृथ्वी इसको अपनी ओर खींचेगी, अपनी ओर खींचेगी तो कोई ना कोई त्वरण इसके ऊपर आरोपित करेगी। ऋणात्मक त्वरण, जिसको मंदन बोलते हैं, तो g उसके अंदर उत्पन्न होगा, ऋणात्मक है तो माइनस का होगा। लेकिन x अक्षीय दिशा में कोई भी अतिरिक्त स्रोत नहीं है जिसके ऊपर कोई बल लगाए, तो कोई बल नहीं है, इसलिए इसके ऊपर कोई त्वरण नहीं है। x अक्षीय दिशा में कोई त्वरण नहीं है, और y अक्ष की दिशा में इसमें जो त्वरण है वो कितना है, u बाई। अब उसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिए क्षैतिज गति के बारे में बात करते हैं। तो क्षैतिज दिशा में गति, ठीक है, यहाँ पर जो ax है वो उसका मान कितना है, 0। u है वो कितना है, ux, तो ux का मान कितना है, u cos थीटा। समय से जो खर्च किया वो हमने t मान लिया है, ठीक है। और जो इसने दूरी तय की s, वो किसके बराबर हो जाएगी, x के बराबर, ठीक। तो दूरी है, समय है, प्रारंभिक वेग है, तो कौन सा लगेगा, द्वितीय समीकरण। तो द्वितीय समीकरण से क्या होता है दूसरा समीकरण, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस का मान तो x, u का मान यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ए एक्स का मान देखिए कितना है, 0, कोई त्वरण नहीं है, तो x बराबर यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स का मान 0 इंटू टी स्क्वायर। अब 0 का गुणा होगा तो पूरा पद 0, तो पूरा पद 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, u कॉस थीटा इंटू टी। इसकी सहायता से अगर हम t का मान निकालेंगे तो हमको t का मान प्राप्त होगा, तो t बराबर x बटे यू कॉस थीटा। तो बिंदु P तक कोई वस्तु जब पहुंचती है, O से P तक पहुंचने में उसने जो समय लिया है वो कितना है, t, और t का मान कितना है, x बटे यू कॉस थीटा। बात समझ में आ गई। इसको हमने मान लिया समीकरण 1। अब इसके आगे के बारे में विचार करेंगे, तो इसके आगे के बारे में देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो ध्यान दीजिए, कहाँ घूम के ये, हाँ, तो क्या होगा इसके आगे की बात। आगे की बात अब हम गति करेंगे इसकी ऊर्ध्वाधर तल में। अभी हमने जो गति करी है वो करी है क्षैतिज तल में, अब हम जो गति करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऊर्ध्व तल में। तो ऊर्ध्व तल में गति, इसके बारे में ध्यान देंगे। ऊर्ध्व दिशा में गति, ठीक। तो उसके लिए ए वाई का मान कितना होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस का जी, नीचे गिरेगा तो प्लस जी। अभी ऊपर जा रहा है, इस उच्चतम बिंदु के बाद नीचे गिरेगा, तो यहाँ तक तो ऋणात्मक लगेगा, तो माइनस का जी। u का मान यू वाई, और यू वाई का मान कितना है, u साइन थीटा। एस जो दूरी तय की इसने ऊपर की ओर कितनी दूरी तय की, y, ठीक। और t का मान हम निकाल चुके, तो t का मान कितना है समीकरण 1 से, वो है x बटे यू कॉस थीटा। फिर यहाँ पर दूसरा समीकरण लगा दो, अतः द्वितीय समीकरण से क्या होगा दूसरा समीकरण, तो s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो यहाँ का हटा देता हूँ। केवल कैलकुलेशन करेंगे, तो s की जगह तो y, यू वाई इंटू टी प्लस 1/2
ए वाई इंटू टी स्क्वायर, मान लगाएंगे तो y बराबर u साइन थीटा इंटू टी का मान कितना है x बटे u कॉस थीटा प्लस 1/2 ए वाई का मान माइनस का g और t का मान x बटे u कॉस थीटा का होल स्क्वायर। y बराबर यहाँ u से u कट गया, क्या बचा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक तरफ सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट के बाहर बचा x माइनस का 1/2 g, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। y बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा किसका बराबर होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा इंटू एक्स, ठीक, माइनस का g एक्स स्क्वायर बटे में कॉस है 1 कॉस किसके बराबर होता है सेक के बराबर, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बटे में क्या बचा 2 और ये यू स्क्वायर। तो ये हमको एक समीकरण प्राप्त होगा। ये जो समीकरण है ये प्रक्षेप्य का समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है प्रक्षेप्य का समीकरण। तो जब कोई वस्तु एक साथ एक्स वाई अक्ष की दिशा में और एक्स अक्ष की दिशा में यानी क्षैतिज दिशा में और ऊर्ध्व दिशा में जब गति करती है तो वस्तु क्या करती है, ऐसी जो गति है वो कहलाती है प्रक्षेप गति। और इस गति के दौरान मार्ग के किसी भी बिंदु P तक पहुंचने में जो T समय लेती है और वहां तक पहुंचने में इसके द्वारा चली गई क्षैतिज दूरी x और ऊर्ध्व दिशा में चली गई दूरी y हो, तो ऐसी स्थिति में जो समय लगेगा उसका मान x बटे यू cos थीटा, और x और y के मध्य जो संबंध आता है तो y बराबर टेन थीटा इंटू एक्स माइनस का जी एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 यू स्क्वायर है। अब इसमें विचार कर लीजिए, अगर बिल्कुल सीधे सीधे लोड का दे कौन जीरो हो गया तो ये टेन जीरो ये सेक जीरो, टेन जीरो का मान कितना होता है जीरो, तो ये पूरा फंक्शन जीरो हो गया। बाकी कितना बचेगा सेक स्क्वायर जीरो, सेक जीरो का मान 1, सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। दूसरा, अगर ये सीधे सीधे ऊपर की ओर फेंके तो ऊपर की ओर फेंके तो 90, तो टेन 90 का मान 1 और सेक 90 का मान 0, तो ये फंक्शन 0 क्या बचा हमारे पास y = x। ठीक, तो इस तरीके से हम इसकी गणना कर सकते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये स्थिति होगी हमारी जब कोई क्षैतिज दिशा में गति करेगा तो y दिशा में कोई 0 नहीं होगी, और जब y दिशा में दूरी करेगा तो क्षैतिज दिशा में इसकी कोई दूरी नहीं होगी। तो ये प्रक्षेप गति होगी। ये इस जो समीकरण है ये कहलाता है प्रक्षेप्य का पथ। ये जो समीकरण है वो क्या कहलाता है प्रक्षेप्य के पथ, पथ यानी रास्ता का समीकरण। तो प्रक्षेप के पथ का समीकरण है। गणितीय रूप से अब आप आगे पढ़ोगे तो कई प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, जैसे वृत्त होती है, ऐसी एक चीज़ होती है वलय, एक होती है परवलय है, एक अति परवलय। तो ये जो जो समीकरण है वो अति परवलय का है, तो इसलिए हम कहते हैं प्रक्षेप का पथ कैसा होता है परवलयाकार होता है। इज दैट क्लियर। ठीक, यहाँ तक का काम करेंगे, नेक्स्ट अब अगले वीडियो में पढ़ने वाले। थैंक यू।